ठीक है, तो अभी हम बेसिकली एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ रहे हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज मीन्स जो मानव जनित गतिविधियां हैं, जैसे हमने पॉल्यूशन पढ़ा, वाटर पॉल्यूशन पढ़ा, ओजोन लेयर डिप्लीशन पढ़ा। तो अभी हम इन सभी चीजों को पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे एक लास्ट हेडिंग बची हुई है, जो है डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। मीन्स जो हम वातावरण, जो आपका इन्वायरमेंट है, उसका हम जो विनाश कर रहे हैं, किसके थ्रू विनाश कर रहे हैं, जो भी हमें संसाधन चाहिए उनका गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। आप ऐसे समझ सकते हो, संसाधनों का हम जो दोहन कर रहे हैं, जरूरत से ज्यादा संसाधनों का यूज कर रहे हैं एंड उनका गलत तरीके से मेंटेनेंस कर रहे हैं। उसकी वजह से जो हमने इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया है, वो भी यहाँ पे आता है। एंड इसकी वजह से दो तीन चीजें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। आपको मेरे बैकग्राउंड से कोई आवाज आ रही है क्या? सर। ओके, ठीक है। ठीक है, पहला है वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था, ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ, हमने इरिगेशन के लिए प्रॉपर चैनल्स तो बना दिए, हमने नहरें तो खोद दी जिससे कि हम खेतों की सिंचाई कर सकें। लेकिन उसकी प्रॉपर ड्रेनेज की हमने सुविधा नहीं रखी, ड्रेनेज का ख्याल नहीं रखा कि पानी से हम जो सिंचाई करेंगे तो एक्स्ट्रा पानी कहाँ से जाएगा। तो जो सिंचाई होती है बिना ड्रेनेज का ध्यान रखे, उसकी वजह से खेतों में पानी ज्यादा जमा होने लग गया और बहुत सारे खेत, मोस्टली बारिश के मौसम में बहुत सारे खेत पूरे के पूरे पानी से भर जाते थे। इसे हम कहते हैं वाटर लॉजिंग। तो जो हम मोस्टली जो वाटर लॉजिंग है, ये सिटीज में तो होती है क्योंकि वहां पे भी ड्रेनेज का ध्यान नहीं रखा जाता। इसके अलावा जो फार्मर्स होते हैं, जब हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था तो हमने सिंचाई के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। तो हमने हर एक खेत को सिंचाई का जो ऑप्शन था उसके साथ जोड़ दिया, लेकिन हमने वहां पे पानी के निष्कासन की व्यवस्था नहीं की, जिसकी वजह से पानी खेतों में भरने लगा। अब जब किसी खेत में पानी भर जाता है तो वहां पे जो सॉल्ट होगा, मिट्टी के अंदर सॉल्ट भी कुछ अमाउंट में होता है, वो सारा का सारा खेत की सरफेस पे, खेत के ऊपर जमा हो जाता है। उसे हम कहते हैं सॉइल सैलिनिटी। एंड जब ये सॉल्ट जमा हो जाता है किसी खेत के सरफेस के ऊपर, तो इसकी वजह से जो उर्वरकता है, जो फर्टिलिटी है सॉइल की, वो खत्म हो जाती है। तो पहला है इसमें वाटर लॉजिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। दूसरा, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट हमारी तरफ से डिस्ट्रक्शन हो रहा है नेचर को, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मीन्स जो फॉरेस्ट हैं, जो वन है, जो जंगल हैं, उनको धीरे धीरे हम समाप्त कर रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन मीन्स धीरे धीरे जंगलों को खत्म करना। क्यों जंगलों को खत्म करना? हमारी अपनी नीड के लिए। बहुत सारी नीड होती है। सबसे पहले ह्यूमन सेटलमेंट्स, इंसानों को रहने के लिए जगह चाहिए। तो फिर आपने देखा होगा जितनी बड़ी बड़ी सिटीज हैं, फॉर एग्जांपल चंडीगढ़ हो गया, देहरादून हो गया, जितनी भी ये सिटीज हैं, पहले ये बहुत छोटे एरिया पे सीमित थी। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे जो जमीन है उनके रेट बढ़ने लगे, लोग यहाँ पे आके रहने लगे, तो इनके आसपास जितने जंगल थे उनको खत्म किया गया लोगों की रहने की व्यवस्था बनाने के लिए। इसके अलावा लोग अगर रहेंगे तो उनकी और भी जरूरतें होती हैं, जो कि सीधे सीधे जंगल से पूरी होती हैं। जैसे हम जो पेपर यूज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी पेड़ से ही प्रिपेयर किया जाता है। तो इसकी वजह से, अपनी जरूरतों की वजह से हमने धीरे धीरे जंगलों को समाप्त करना शुरू किया। एंड हमारी एक नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आई थी। ये रिकमेंड करती है कि जो आपके प्लेन्स रीजन है, यानी कि जो आपके मैदानी इलाके हैं,
वहां पे लगभग 33% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। मीन जो आपकी जमीन है उस जमीन पे लगभग 33% फॉरेस्ट होने चाहिए। एंड जो आपके पहाड़ी इलाके हैं, हिल्स रीजन है जैसे उत्तराखंड, जैसे हिमाचल, वहां पे 67% तक जंगल होना चाहिए। तभी वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो सही से चलेगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो अभी जस्ट हमारे पास 19.4% फॉरेस्ट कवर है। जितनी भी हमारे पास जमीन है, बस उसके हम कह सकते हैं 1/5 हिस्से पे, लगभग 20% हिस्से पे हमारे पास इतना ही फॉरेस्ट कवर है, इतने ही जंगल हमारे पास मौजूद हैं। तो 1990 से, यहाँ पे लिखा है 1990 से 2015 के बीच में हमने 129 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को खो दिया। जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे जंगलों की अंधाधुंध कटाई चल रही है। इसे हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्टेशन मीन्स जंगल लगाना एंड डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगलों को बर्बाद करना। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी पे इसको आपको याद रखना है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में आई थी एंड ये रिकमेंड करती है 33% आपका फॉरेस्ट कवर होना चाहिए मैदानी इलाकों में, एंड 67% आपका फॉरेस्ट होने चाहिए आपके पहाड़ी इलाकों में। ये कुछ एक वजह हैं डिफॉरेस्टेशन की। सबसे पहला है, एक तो फॉरेस्ट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चरल लैंड में, जंगलों को काट काट के हम वहाँ पे खेत बना रहे हैं। दूसरा, लकड़ियों के लिए। इसके अलावा कैटल रैंचिंग मीन्स जो कैटल है उनको चरने के लिए भी जगह चाहिए, उसकी वजह से भी डिफॉरेस्टेशन जो इंसान है वो कर रहे हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पे कल्टीवेशन आता है जिसे हम झूम कल्टीवेशन कहते हैं, एंड इंग्लिश में इसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं। झूम कल्टीवेशन में क्या करते हैं, कहीं कोई फॉरेस्ट का हिस्सा है तो उसे काट देते हैं और वहां पे जितने पौधे होंगे, जितने वहां पे पेड़ होंगे उनको काट देंगे और उनको जला देंगे। तो उनको जला के उनकी राख बहुत अच्छे फर्टिलाइजर की तरह काम करती है, क्योंकि उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो वहां पे फिर खेती की जाती है। उसके बाद खेती करने के बाद उसको फिर बहुत सालों तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, एंड फिर से किसी ऐसे एरिया को पकड़ा जाता है जहाँ पे कि बहुत सारे पेड़ हैं, उनको फिर से काटा जाएगा एंड फिर से जलाया जाएगा, वहां पे भी एग्रीकल्चर किया जाएगा, फिर उसे छोड़ दिया जाएगा, फिर ऐसे किसी तीसरी जगह माइग्रेट किया जाएगा। तो उसी ये जो सर उसी एरिया में लगाए जाते हैं बाद में पेड़ को, या फिर उस राख को यूज किया जाता है एज ए फर्टिलाइजर जिस एरिया में वो लगा रहे हैं। जैसे किसी एरिया में पेड़ हैं बहुत सारे, उनको वहां पे काट देंगे एंड काटने के बाद उसे वहीं पे जला देंगे। तो जो उनकी राख होगी वो उस मिट्टी में मिल जाएगी और उसी मिट्टी पे खेती करते हैं। तो उनकी राख फर्टिलाइजर की तरह काम करती है। अब एक बार वहां पे खेती कर ली तो फिर उस एरिया को छोड़ देते हैं एंड किसी दूसरे एरिया पे जाते हैं जहाँ पे कि पेड़ लगे हुए हैं, फिर दूसरी एरिया के पेड़ काटते हैं। तो इस तरह से सर चेंज करते रहते हैं। हाँ जी। ये मतलब छोड़ते कैसे हैं, फिर बेच देते हैं उसको या क्या करते हैं, क्यों छोड़ते हैं, मतलब इतनी मेहनत करके जब खेत बना देते हैं उसको तो। अ, वो इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे कहीं पे पेड़ लगे हुए हैं एंड एक बार हमने उनको जला दिया तो उसकी जो उर्वरकता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स वहां पे आ गए पेड़ की राख के रूप में। अब जब तक वो जमीन फर्टाइल रहेगी, 1-2 साल तक, कब तक वहां पे खेती करेंगे। जैसे ही वहां पे जो उर्वरक है, जो न्यूट्रिएंट्स थे पेड़ की जली हुई राख के, जैसे जैसे वो खत्म होने लग जाते हैं तो फिर उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं ताकि फिर से वहां पे पेड़ उग जाए। तो फिर किसी दूसरी जगह सिमिलरली ऐसा ही प्रोसेस करते हैं। ये बेसिकली ऐसी जगह पे किया जाता है जहाँ पे थोड़ा सा जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी कम होती है, उर्वरकता कम होती है, ताकि पेड़ों को जला जला के उनकी राख के हेल्प से मिट्टी की उर्वरकता को मेंटेन किया जा सके और उसके ऊपर खेती की जा सके। सर काट कर सुखाने के बाद जलाते होंगे ना। हाँ जी, काट कर
कुछ टाइम के बाद सुखा के फिर उनको जला के सर फिर तो ये वन टाइम प्रोसेस है, मतलब उसके बाद उसे रीयूज करेंगे तो वो फर्टिलिटी मेंटेन नहीं रहेगी। एक से क्योंकि जमीन की नहीं रहती है ज्यादा सालों तक, तो हम तो ऐड करते हैं, लेकिन वो जमीन शायद दो चार कल्टीवेशन के बाद बिना काम की होती होगी, तो छोड़ देते होंगे दो वो। चार कल्टीवेशन के बाद वो जो पेड़ को जला के जो राख मिली थी उसके न्यूट्रिएंट्स आपकी एक बार की फसल पूरा एब्जॉर्ब कर लेगी, तो न्यूट्रिएंट्स कम होते जाएंगे ना वहाँ पे, तो फिर उसी जगह को पकड़ते हैं। तो इसे हम कहते हैं झूम कल्टीवेशन। बहुत ज्यादा हमारे ये नॉर्थर्न इंडिया में या फिर जो ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे झूम कल्टीवेशन बहुत ज्यादा प्रचलित है। एंड धीरे धीरे अब गवर्नमेंट भी इस पे रोक लगा रही है क्योंकि इससे पूरा का पूरा फॉरेस्ट खत्म हो जाता है। सर इससे पॉल्यूशन भी तो हो रहा है, मतलब इससे बेहतर है कोई और जो उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ाए वो यूज फर्टिलाइजर कर सकते हैं। बिल्कुल पॉल्यूशन भी इससे हो रहा है, लेकिन क्योंकि एक ट्रेडिशनल तरीका था, उनके पास शायद उस टाइम कुछ और नहीं होगा, लेकिन अब बिल्कुल कोई दूसरा तरीका यूज होना चाहिए जिससे कि हम जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ा सकें बजाय कि इस तरीके से। ठीक है, कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या क्या कंसिक्वेंस है? सबसे पहले तो पेड़ आपके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। तो अगर आप किसी पेड़ को काट रहे हो तो आप इन्वायरमेंट को दोहरी तरफ से नुकसान पहुंचा रहे हो। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, दूसरा ऑक्सीजन का लेवल घटेगा। इसके अलावा पेड़ों के ऊपर बहुत सारी जो जानवरों की प्रजातियां हैं वो निर्भर होती है। तो अगर आप किसी जंगल को समाप्त कर देते हो तो उस जंगल में रहने वाले जितने जानवर हैं वो भी धीरे धीरे समाप्ति की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा जो हमारी हाइड्रोलॉजिक साइकिल है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल हम कहते हैं, बारिश हो रही है, बारिश से पानी जाएगा जमीन में, पेड़ उस पानी को सोखते हैं एंड उस पानी को फिर से वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो ये एक हाइड्रोलॉजिक साइकिल चलती रहती है। लेकिन अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो जो पानी है वो जमीन में ही जमा होता जाएगा और धीरे धीरे वो जो जमीन है उसकी भी जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी एंड इसके साथ साथ पानी भी धीरे धीरे कम होने लगेगा बारिश के लिए। सर एक बार और बताइए ना हाइड्रोलॉजिक साइकिल को। हाइड्रोलॉजिक साइकिल मीन्स पानी की साइकिल चलती है। जैसे किसी एरिया में बारिश हुई तो वो पानी जमीन में चले जाएगा, अब पेड़ उस पानी को जमीन से सोखते हैं एंड एक प्रोसेस है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में पेड़ पानी को जमीन से सोखते हैं, कुछ पानी यूज करते हैं एंड बाकी पानी को वाटर वेपर के फॉर्म में, जल वाष्प के फॉर्म में फिर से एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। तो ये पूरी की एक साइकिल चल रही है कि जो आपका पानी है वो आपके एटमॉस्फेयर से जमीन में जा रहा है, फिर से जमीन से एटमॉस्फेयर में वो पानी जा रहा है। लेकिन अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो ये पूरी की पूरी साइकिल गड़बड़ा जाती है। पूरा का पूरा पानी जमीन में तो जाएगा बारिश के थ्रू, लेकिन फिर जमीन से ऊपर कैसे आएगा, क्योंकि ऊपर लाने का काम तो पेड़ कर रहे थे। इस वजह से जो हाइड्रोलॉजिक साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है पेड़ों की अब्सेंस में। एंड कई जगह हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो जमीन है वो नीचे धंसने लगती है। उसके पीछे का रीजन क्या है? अगर वहां पे पेड़ कम हो जाएंगे तो पेड़ कम होने से एक तो पेड़ किसी भी जगह जमीन को बांध के रखते हैं अपनी जड़ों से, तो एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन ये हो गया कि अगर वहां पे पेड़ नहीं है तो बारिश का पानी उस जमीन में जमा होता जाएगा, उस पानी को फिर से एटमॉस्फेयर में भेजने वाला कोई नहीं है। तो जैसे जैसे पानी जमा होगा वैसे वैसे जमीन की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, एक टाइम के बाद उसमें धसाव आना स्टार्ट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल। एंड इस तरीके से जो हमारा डिफॉरेस्टेशन है वो हाइड्रोलॉजिक साइकिल को डिस्टर्ब करता है। सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है जैसे कोई सॉइल है तो उस सॉइल का मोस्टली जो सबसे ऊपर का लेयर रहता है उसमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड जो सबसे ऊपर का लेयर रहता है वही सबसे ज्यादा जरूरी होता है फसल को उगने के लिए। सबसे ज्यादा उर्वरकता उसी लेयर में होती है। तो पेड़ क्या करते हैं, सॉइल को बांध के रखते हैं। तो सॉइल जब
पेड़ों के साथ चिपक के रहती है, पेड़ों की जड़ों से चिपकी हुई रहती है, तो सॉइल फिर मतलब पानी के साथ या फिर हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी। लेकिन अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो या तो हवा सॉइल को उड़ा के ले जाएगी, जैसे डेजर्ट में होता है, वहां पे पेड़ नहीं है तो रेत पूरी की पूरी उड़ती है हवा के साथ। या फिर अगर वहां पे कोई पानी का सोर्स है, जैसे हिल रीजन में पानी अगर पहाड़ से नीचे आ रहा है, तो अगर वहां पे पेड़ नहीं है तो वो अपने साथ साथ सॉइल को भी नीचे लेके जाएंगे। इसे हम कहते हैं सॉइल इरोजन। डेजर्टिफिकेशन के बारे में हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो सर ये वाली सॉइल जो है वो फर्टाइल होती है, जो कि आपने बोला इसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हाँ, जो सॉइल का टॉप मोस्ट लेयर होता है ना, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो अगर वो हवा और पानी के साथ वो बह गया तो वहां पे जो सॉइल बची फिर वो फर्टाइल नहीं रही। तो सॉइल इरोजन का ये नुकसान है कि सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होने लगती है, क्योंकि उसका जो सबसे फर्टाइल हिस्सा था वो तो पानी के साथ बह जाता है, या फिर हवा के साथ एक जगह से दूसरी जगह हवा उसे अपने साथ ले गई। लैंडस्लाइड वगैरह इसी वजह से होती होंगी ना, सॉइल इरोजन से। लैंडस्लाइड का प्राइमरी रीजन यही है कि धीरे धीरे पेड़ कम हो रहे हैं, तो पेड़ ही किसी जगह मिट्टी को बांध के रख रहे हैं। तो अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो अगर बारिश होगी तो पानी का प्रेशर नहीं सह पाएगी मिट्टी, और उसके बारिश के पानी के साथ साथ नीचे चली जाएगी। लैंडस्लाइड एक तरह से बहुत लार्ज फॉर्म है सॉइल इरोजन की। मतलब हो तो वहां पे भी सॉइल ट्रांसपोर्ट हो रही है पानी के साथ, लेकिन बहुत बड़ी अमाउंट में ट्रांसपोर्ट हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन का मतलब होता है मरुस्थलीकरण। अब अगर कहीं पे धीरे धीरे पेड़ अगर खत्म हो जाएंगे एंड सॉइल इरोजन होने लगेगा धीरे धीरे, जो सॉइल है उसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है वो पानी के साथ कहीं बह जाएगा या फिर हवा के साथ कहीं दूसरी जगह उड़ जाएगा। तो वहां पे की जो मिट्टी है वो फिर फर्टाइल नहीं रहेगी, उसमें भी कोई भी पौधे नहीं उग सकते हैं, ना ही उसमें कोई फसल उग सकती है। तो धीरे धीरे जो एक एरिया है उसका मरुस्थलीकरण होने लगता है, धीरे धीरे वो एक डेजर्ट में तब्दील होने लगता है। तो ये भी हमारे डिफॉरेस्टेशन का एक कंसिक्वेंस है। नेक्स्ट है रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन में कहीं पे अगर फॉरेस्ट पूरा खत्म हो गया है तो वहां पे आर्टिफिशियल रूप से धीरे धीरे हम एक फॉरेस्ट बनाने का ट्राई करते हैं। वहां पे बहुत सारे पेड़ लगाते हैं, एंड अगर कोई एरिया पूरा का पूरा बंजर हो चुका था तो वहां पे एक जंगल बसाया जाता है। इसे हम रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। अभी कुछ लोगों को अभी पद्मश्री मिला था जस्ट रिफॉरेस्टेशन के लिए। अभी मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन जब हम करंट अफेयर पढ़ेंगे 2 दिन लगभग हम करंट अफेयर पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के, क्योंकि 2 क्वेश्चन मोस्टली करंट अफेयर से ही आते हैं। तो वहां पे इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी इंडिया में 2 से 3 लोगों को रिफॉरेस्टेशन के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत लार्ज स्केल पे रिफॉरेस्टेशन किया था, तो उन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ है। तो रिफॉरेस्टेशन मीन्स कोई अगर ऐसा एरिया है जहाँ पे जंगल समाप्त हो चुका है वहां पे जंगल उगाना, उसे हम रिफॉरेस्टेशन कहते हैं। हाँ जी। रिफॉरेस्टेशन है। हाँ जी, सर वो रिफॉरेस्टेशन। चिपको आंदोलन जिन्होंने किया उसको मिला था क्या सर? चिपको आंदोलन जो किया था उन्होंने, झाड़ों को ही करना, ब्लास्ट करना, ऐसा कुछ था मुझे। चिपको आंदोलन आपका उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड में एक विलेज है रेनी विलेज, तो वहां पे वो एक तरह से जंगल बचाने की एक मुहिम थी। सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी 2 नाम वहां पे बहुत प्रचलित हैं, जो कि चिपको आंदोलन में जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था पूरी कम्युनिटी को। तो वहां पे कॉन्ट्रैक्टर जो पूरे पेड़ों को काट रहे थे, लेकिन क्योंकि वहां पे पेड़ों को थोड़ा सेक्रेट माना जाता है, पवित्र माना जाता है, तो लोग पेड़ से चिपक गए वहां पे कि अगर पेड़ों को काटोगे तो आपको हमें भी काटना पड़ेगा।
तो हाँ, इससे भी क्वेश्चन आते हैं आपके चिपको मूवमेंट से। उत्तराखंड के रेनी विलेज में ये हुआ था। दो इसमें मेन आपके पर्सनल लोग थे। एक थे आपकी गौरा देवी, दूसरे थे सुंदरलाल बहुगुणा। ओके, नेक्स्ट थोड़े से अब जरूरी, अभी तक जो हमने पढ़ा थोड़ी सी जनरल चीजें पढ़ी, तो उससे हो सकता है क्वेश्चन आए या फिर ना आए, लेकिन ये जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है इसमें थोड़े ज्यादा कंसेप्ट एंड ज्यादा चीजें याद करने के लिए है। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, तो सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी से आप लोग क्या समझते हो? सर वेयर लाइफ इज पॉसिबल, और लाइक हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर ये सब एक साथ हो, तभी द बायोडाइवर्सिटी या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पॉसिबल है एट पर्टिकुलर प्लेस। हाँ जी, ये आपने बायो को एक्सप्लेन कर दिया। लाइफ डाइवर्सिटी मींस मतलब वेरियस टाइप के जो स्पीसीज हैं वो सर। आपकी वॉइस तो क्लियर नहीं आ रही है। प्लांट्स और एनिमल्स के लिए है शायद, ये उनके अपलिफ्टमेंट या उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको कंजर्व Bio- करना। उसकी जो वेरियस टाइप के स्पीसीज अवेलेबल है ना, वो उसको बोलेंगे डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है आपकी लाइफ, जो कि आपकी बायोस्फीयर में जितनी भी लाइफ है वो आपकी बायो टर्म उसको रिप्रेजेंट कर रही है। डाइवर्सिटी मींस विभिन्नता। जो हमारे अर्थ पे विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं, जानवरों की प्रजातियां हैं, ये जो विभिन्नता है प्रजातियों की, इसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। एंड उसी का कंजर्वेशन हमें करना है। उसका कंजर्वेशन क्यों करना है? क्योंकि जो ह्यूमंस हैं उनकी मिस्टेक्स की वजह से बहुत सारी जो प्रजातियां हैं धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। जैसे हमने बात की थी वल्चर्स की, तो जैसे ही हमने इंसेक्टिसाइड का यूज ज्यादा किया, डीडीटी का यूज ज्यादा किया, तो जो वल्चर्स थे अब वो अपने अंडों को सेकने में भी सक्षम नहीं है। उनके एग्स जो हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, तो कहाँ से उनकी पॉपुलेशन आगे बढ़ेगी? इसी तरह से बहुत सारी प्रजातियां हैं जो धीरे धीरे समाप्ति की कगार पे हैं। एक स्पैरो, जिसे कि हम गौरैया कहते हैं, अभी जो 5G का हमारा नेटवर्क आ रहा है उसके रेडिएशन बहुत हार्मफुल हैं उस बर्ड के लिए। तो जैसे जैसे 5G पूरा फैलेगा वैसे वैसे वो बर्ड और भी कंफाइंड हो जाएगी और भी समाप्त होने लगेगी। इसी तरीके से अगर कोई एरिया है और वहाँ पे कोई स्पीसीज किसी स्पेसिफिक एरिया पे ही रह रही है, फॉर एग्जांपल इंडिया का कोई छोटा सा जिला है जहाँ पे कि कोई स्पीसीज कोई प्रजाति रहती है, एंड वो प्रजाति लगभग उसी जगह पे रहती है। अगर हम उस जगह पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना लें तो धीरे धीरे वो प्रजाति खत्म हो जाएगी, एंड फिर वो प्रजाति हो सकती है कि अर्थ से ही खत्म हो जाए। तो इसीलिए जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करने की जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है। एंड बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के पीछे ऐसा नहीं है कि जो इंसान है वो बहुत ज्यादा परोपकार कर रहे हैं। बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की जरूरत हमारे खुद के लिए है, क्योंकि अगर एक भी एनिमल अगर इस दुनिया से अगर एक्सटिंक्ट हो गया, अगर कोई भी प्रजाति खत्म हो गई, तो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है उसका बैलेंस खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे इकोसिस्टम में टाइगर्स की पॉपुलेशन खत्म हो गई, तो टाइगर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। वो घास खाने वाले जानवरों की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं, उनकी पॉपुलेशन को चेक करके रखते हैं। तो अगर जो कार्निवोरस हैं, जैसे आपके लॉयन हैं, टाइगर हैं, अगर ये धीरे धीरे खत्म हो गए, जो कि बहुत ज्यादा शिकार की वजह से अब इनकी जनसंख्या बहुत कम हो गई है, अगर ये धीरे धीरे खत्म हो गए तो घास खाने वाले जानवरों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी, एंड धीरे धीरे जो ग्रास है, जो ट्रीज हैं, वो खत्म होने लगेंगे फिर। तो इस तरीके से जो भी जानवर हैं वो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अगर कोई भी एक जानवर एक्सटिंक्ट हो जाता है तो हो सकता है कि उसकी वजह से बहुत बड़ा कोई चेंज इकोसिस्टम में आ जाए।
इसीलिए हमें बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने की जरूरत है। बायोडायवर्सिटी को हम दो तरीकों से कंजर्व करते हैं, इसे आपको समझना है। एक तरीका है इन सीटू कंजर्वेशन, एक तरीका है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन में क्या होता है, इन सीटू कंजर्वेशन में कोई जानवर या फिर कोई पौधा जहां पे भी उगता है या फिर जहां पे भी कोई जानवर की प्रजाति पाई जाती है, हम वहीं पे उसको कंजर्व करने का ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जो हमारा राइनो है, असम की तरफ पे पाया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क आपने सुना होगा। तो अगर हम वहीं पे जाके उसके नेचुरल इन्वायरमेंट में उसे कंजर्व करने की कोशिश करें, उसकी पॉपुलेशन को बढ़ाने की कोशिश करें, उसे हम कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। इसे ऑन साइट कंजर्वेशन भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आ जाते हैं नेशनल पार्क, सेंचुरीज। तो मतलब ये समझ नहीं आया कि उसे कैसे बढ़ाना है, उसे सेव कैसे करना है, तो रह ही रहा है वहां तो। उसे सेफ ऐसे करना है, जैसे जो राइनो है, गैंडे हैं, उनका बहुत ज्यादा शिकार होता है, स्पेशली उनके हॉर्न्स के लिए। तो जहां पे वो रह रहे हैं आप उनको वहां पे प्रोटेक्शन ले दो, ताकि कोई भी उनका शिकार ना कर पाए, या फिर जो भी उनके कम होने की वजह है आप उसको वहीं पे जाके सॉल्व करने की कोशिश करो। तो इसे हम कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। जैसे हमारे जितने भी नेशनल पार्क्स बने हुए हैं, तो नेशनल पार्क्स में भी यही होता है कि जहाँ पे जो जानवर या फिर जो प्रजातियां पाई जाती हैं उनको वहीं पे कंजर्व करने की कोशिश की जाती है। अगर उनके लिए वहाँ पे फूड रिसोर्सेज कम है, इसीलिए वो धीरे धीरे उनकी जनसंख्या कम हो रही है, तो वहीं पे उनको फूड रिसोर्सेज, खाद्य संसाधन वहीं पे उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर वहाँ पे पानी की प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो उनको वहाँ पे आर्टिफिशियल तरीके से पानी भी प्रोवाइड किया जाता है। इसे हम कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। एग्जाम्पल हो गए नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, कल्चरल लैंडस्केप्स एंड नेचुरल मॉन्यूमेंट्स। इसमें से ये फर्स्ट थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल पार्क, सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। सर ये क्लियर हुआ आपको? SIT का कोई फुल फॉर्म है क्या, इन सीटू का? नहीं, इन सीटू का कोई फुल फॉर्म नहीं है। इन सीटू का मतलब ऑन साइट होता है, मतलब जहां पे कोई जानवर है वहीं पे उसको कंजर्व करना, इसे इन सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। सर ये सेंचुरीज और ये इनको हिंदी में क्या बोलते होंगे सर? और नेशनल पार्क को राष्ट्रीय या- उद्यान और सर सेंचुरीज को आई थिंक अभ्यारण्य बोलते हैं। हाँ हाँ जी, अभयारण्य सर, अभयारण्य। नेशनल पार्क को आपका राष्ट्रीय उद्यान एंड सेंचुरीज को अभ्यारण्य। इंडिया में अभी 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं हमारे पास, 106 नेशनल पार्क है एंड 567 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे पास अभी मौजूद हैं। आपको थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर होना चाहिए नेशनल पार्क और सेंचुरीज में और बायोस्फीयर रिजर्व में। तो नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क बेसिकली एक लैंड का टुकड़ा होगा जहां पे कोई प्रजाति पाई जाती होगी। उस पूरे रीजन को चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है एंड वहां पे कोई भी प्राइवेट ओनरशिप मींस कोई भी वहां पे कोई आदमी जाके वहां पे जमीन नहीं ले सकता, ना ही वहां पे कुछ उगा सकता है, ना ही अपने जो भी उसके जानवर हैं जैसे गाय भैंस वगैरह, इनको वहां पे नहीं छोड़ सकता है, ना ही वहां से कुछ भी ला सकता है। इस तरीके की जो भी चीजें हैं वहां पे मना होती हैं। तो नेशनल पार्क का पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि नेशनल पार्क में जो प्राइवेट ओनरशिप है, जमीन लेना, वहां पे कुछ उगाना या फिर वहां पे अपने जो एनिमल्स हैं उनको ग्रेजिंग करवाना, ये सारी की सारी चीजें अलाउड नहीं होती हैं। इसके अलावा जो नेशनल पार्क है वहां पे प्लांट एंड एनिमल दोनों को कंजर्व किया जाता है। ये प्लांट एंड एनिमल दोनों को ध्यान में रख के बनाई जाती है नेशनल पार्क।
मीन्स अगर यहाँ पे कोई पेड़ की प्रजातियां हैं तो उनके लिए भी खास ध्यान रखा जाता है कि कोई इन पेड़ की प्रजातियों को नुकसान ना पहुंचा दे। जैसे अभी हमारे सुंदरबन में कुछ स्पेशल पेड़ की प्रजातियां हैं और एक वहाँ पे हमारा टाइगर है, बंगाल टाइगर। दोनों की ही इक्वली वहाँ पे देख रेख होती है ताकि कोई उनको नुकसान ना पहुंचाए और धीरे धीरे वो खत्म ना हो जाए। तो ये सर हमारा इसका मोनोपोली गवर्नमेंट के पास रहता होगा ना फिर? हाँ जी, ये गवर्नमेंट के ही अंडर में आते हैं हमारे नेशनल पार्क। तो सर ये गवर्नमेंट मैनुअली डेवलप किए गए हैं या फिर ये हैं पहले से क्या? ये पहले से हैं, मीन्स पहले से अगर कोई स्पीसीज कहीं पे रह रही है, कोई प्रजाति कहीं पे रह रही है, तो उस एरिया को बस आप ज्यादा सेफ कर देते हो, उस एरिया को बस नेशनल पार्क आप डिक्लेयर कर देते हो, घोषित कर देते हो कि हाँ अब ये नेशनल पार्क हो गया। यहाँ पे अब कोई भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं करेगा, कुछ भी कल्टीवेट नहीं करेगा, ना ही ग्रेजिंग एक्टिविटीज वहां पे होंगी। तो बस हम घोषित करते हैं किसी एरिया को नेशनल पार्क और थोड़ा सा वहां पे सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं, उस एरिया पे कुछ रूल्स हम लागू कर देते हैं। गवर्नमेंट सर अपने अंडर ले लेती होगी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये सारी चीजें होती होंगी कंट्रोल। हाँ जी, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इंडिया का पहला नेशनल पार्क कौन सा है? कांजीरंगा शायद। नहीं, इंडिया का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि नैनीताल उत्तराखंड में है। हाँ स्पेलिंग है सर इसकी, आपने जो बोला अभी जिम। हाँ जी, सर स्पेल क्या है इसका जो आपने अभी नेशनल पार्क बताया फर्स्ट? जिम कॉर्बेट। IMCORBETT। अब इसके आगे से जिम उन्होंने हटा दिया है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, लेकिन पहले इसका पूरा नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। एक जिम कॉर्बेट एक ब्रिटिश इन्वायरमेंटलिस्ट थे जिनके नाम के ऊपर ये नेशनल पार्क बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आती हैं सेंचुरीज। अब सेंचुरीज जो एरिया होते हैं वहां पे बस एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी जाती है, मींस वहां पे बस एनिमल्स को ध्यान में रख के प्रोटेक्शन दी जाएगी, किसी भी प्लांट को वहां पे ध्यान में नहीं रखा जाता। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई प्लांट और हमें उसकी सेफ्टी का ध्यान रखना है। सेंचुरीज में अब हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि यहाँ पे प्लांट नहीं होते, क्योंकि प्लांट तो किसी नेचुरल एरिया में होंगे ही होंगे, लेकिन जो पूरा ध्यान होता है वो बस एनिमल्स के ऊपर होता है, एनिमल्स को ही प्रोटेक्शन दी जाती है। तो हमारे नेशनल पार्क में प्लांट एंड एनिमल्स दोनों को ही प्रोटेक्शन दी जा रही थी। सेंचुरी में बस एनिमल्स को प्रोटेक्शन दी जाती है कि एनिमल्स को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसके अलावा जहां हमारे पार्क में पूरी तरह से जो प्राइवेट ओनरशिप थी, वहां पे कुछ खेती करना पूरी तरह से बैन था, लेकिन आपकी सेंचुरी में आप प्राइवेट ओनरशिप कर सकते हो, मींस जमीन वहां पे ले सकते हो आप। इसके अलावा अगर आपको वहां पे लकड़ियां लेने जाना है तो आप जा सकते हो, कुछ हद तक वहां पे आप खेती कर सकते हो, लेकिन उसी एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक वहां पे रहने वाले जानवरों को कोई भी नुकसान ना हो। तो ये डिफरेंस हो गया हमारे नेशनल पार्क में एंड हमारी सेंचुरी में। इसके अलावा एक सेंचुरी बहुत ज्यादा फेमस है इंडिया में, भरतपुर सेंचुरी करके, जहाँ पे कि साइबेरियन क्रेन्स आती हैं। ये क्वेश्चन एक बार आया था कि कौन सी सेंचुरी में साइबेरियन क्रेन्स माइग्रेट करती हैं। तो जब मैं आपको अडेप्टेशन और माइग्रेशन वगैरह पढ़ा रहा था, मैंने आपको तब भी बताया था कि हमारे राजस्थान में भरतपुर सेंचुरी है, जहाँ पे कि साइबेरियन जो क्रेन्स हैं वो विंटर्स के मौसम में आती हैं। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व्स। सर इस टाइम तो आपने कुछ पार्क का नाम बताया था कुछ, ये तो भरतपुर सेंचुरी थोड़ी ना बताया था सर, आपने कुछ एक पार्क का नाम बताया था कि इसमें पार्क बताया होगा, क्योलाडो नेशनल पार्क। वहां पे भी माइग्रेट करके बर्ड्स आती हैं एंड भरतपुर सेंचुरी, ये दोनों ही फेमस हैं इसके लिए।
नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो बायोस्फीयर रिजर्व्स ये बेसिकली एक बहुत सिस्टमैटिक जोन होता है जहाँ पे कि इंसान को प्रकृति के साथ रहना सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अगर ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कि बहुत ज्यादा वाइल्ड लाइफ भी है, वन्य जीव भी वहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन साथ में वहाँ पे कुछ लोग भी रह रहे हैं, तो दोनों का ध्यान रखना जरूरी है। इसीलिए उस एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर देते हैं। तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें 3 जोन होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में 3 जोन होंगे। सबसे बाहर के जोन को हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन मींस ये बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बाहर वाला जोन होता है जिसमें कि ह्यूमन सेटलमेंट्स हो सकती हैं, मतलब इंसान यहाँ पे रह सकते हैं घर बना के। इसके अलावा यहाँ पे आप खेती कर सकते हो, रह सकते हो। इसे हम कहते हैं ट्रांजिशन जोन। बायोस्फीयर रिजर्व का उसके बाद जो नेक्स्ट अंदर वाला जोन होता है उसे हम कहते हैं बफर जोन। ये जो बफर जोन है यहाँ पे इंसान रह नहीं सकते, लेकिन कुछ एक चीजों के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो। जैसे आपको टूरिज्म के लिए जाना है, जैसे आपको लकड़ियां लेने जाना है, या फिर अपने जानवरों को चराने लेके जाना है, तो आप इस जोन में जा सकते हो। उसके बाद सबसे अंदर का जोन होता है जिसे हम कोर जोन कहते हैं। ये मेन जंगल होता है इस जगह का। ये जो कोर जोन होगा यहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती एंड कोई भी इस जोन में नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से 3 जोन हो गए। ट्रांजिशन जोन जहाँ पे कि आप रह सकते हो, खेती कर सकते हो। बफर जोन जहाँ पे आप रह नहीं सकते लेकिन कुछ कुछ काम के लिए वहां पे जा सकते हो, जैसे टूरिज्म, लकड़ियां लेने, अपने जानवरों को चराने के लिए। और मेन जो उस बायोस्फीयर रिजर्व का कोर जोन होगा, जहाँ पे जो मेन जंगल होगा उस एरिया का, वहां पे आप नहीं जा सकते हो किसी भी हालत में। उसे हम कोर जोन कहते हैं। तो ये हमारा बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। तो ये नेशनल पार्क्स और वो जो अभयारण्य सेंचुरीज था उसके अंदर ही रहता है क्या ये जोन? नहीं, ये एक अलग सी एंटाइटी हो गई। जैसे एक हमारा नेशनल पार्क हो गया, एक सेंचुरी हो गया, एक बायोस्फीयर रिजर्व। नेशनल पार्क एंड सेंचुरी बेसिकली गवर्नमेंट इसलिए घोषित करती है कि कोई जो अगर जानवर है, अगर वो विलुप्ति की कगार पे है, तो जहाँ पे भी वो रह रहा है उसे नेशनल पार्क या फिर सेंचुरी घोषित कर देती है ताकि उसकी प्रोटेक्शन की जा सके। बायोस्फीयर रिजर्व ऐसी जगहों को घोषित किया जाता है जो कि जंगली जानवरों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। दोनों ही जब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर तो नहीं कह सकते, लेकिन लोग वहां पे जंगल के ऊपर डिपेंड होते हैं एंड साथ में जंगल में जानवर भी रह रहे होते हैं। तो दोनों को ही सेफ रखने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं। सर तो एनिमल्स लोगों को हार्म नहीं करते? वो भी तो उस एरिया में आ सकते, कि कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है? हाँ, एनिमल्स हार्म नहीं करते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं, क्योंकि कोर जोन के बाहर थोड़ी सी लाइनिंग स्टार्ट हो जाती है, तो जो एनिमल्स हैं वो बेसिकली आपके बफर जोन्स तक ही आते हैं। कई बार वो ट्रांजिशन जोन में भी आ जाते हैं, लेकिन एनिमल्स को भी अपना एरिया लगभग क्लियर होता है। जहाँ पे से ये लोगों का सेटलमेंट स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे बहुत कम एनिमल्स आते हैं, लेकिन फिर भी आते हैं। तो ये इस मैन्युअली बनाया जाता है या फिर नॉर्मली होता है, उसी को बस कंसिडर कर लिया कि इसे हम ये बोलेंगे बायोस्फीयर रिजर्व? पहले से ही नेचुरली अगर जंगल के पास कुछ लोग रह रहे हैं तो वो इसी मॉडल में रह रहे होते हैं कि जंगल से थोड़ा बाहर रहो, जंगल में लकड़ियां लेने जाओ, लेकिन उसी को थोड़ा सा और परफेक्ट कर दिया जाता है। मींस उस एरिया को एक तरह से पूरा मार्क कर देते हैं कि हाँ, ये यहाँ पे तक ये एरिया है, यहाँ पे से आगे ये वाला एरिया है। इन जनरल भी हर जगह ये चीज हो ही रही होती है कि सबसे बाहर लोग रह रहे होते हैं, फिर अंदर जंगल होता है, इस तरीके से। ओके, तो थैंक यू। ये विलुप्त जो हो रही हैं प्रजातियां सिर्फ उसी के लिए उन एनिमल्स के लिए रहते हैं या सारे जो भी एनिमल्स मोस्टली होते होंगे वो सब उनके लिए? विलुप्ति की कगार पे अगर कोई प्रजाति है तो उसके लिए नेशनल पार्क एंड
दूसरा सेंचुरीज बनाए जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए जाते हैं इंसान और वाइल्ड लाइफ के बीच में एक बैलेंस बनाने के लिए, दोनों का ध्यान रखने के लिए। इसके अलावा इन सीटू कंजर्वेशन का एक तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल है सेक्रेड ग्रोव्स। अब अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी वो सारी की सारी सरकारी चीजें थी, गवर्नमेंट उनको घोषित कर रही थी। सेक्रेड ग्रुप्स जो होते हैं, सेक्रेड ग्रुप्स गवर्नमेंट के थ्रू ये डिक्लेयर नहीं होते। सेक्रेड ग्रुप ऐसे जंगल होते हैं जो कि वहां रहने वाले लोगों के लिए पवित्र होते हैं, वहां रहने वाले लोग उन जंगलों की पूजा करते हैं। अब जैसे राजस्थान में एक कम्युनिटी है बिश्नोई कम्युनिटी, वो वहां पे जो जंगल है उसको अपना देवता मानते हैं। सिमिलरली मेघालय में जो हिल्स हैं, खासी हिल्स इनका नाम है, इनको भी वो लोग इनकी पूजा करते हैं। तो ये जो सैक्रेड ग्रुप्स है ये लोगों के द्वारा सुरक्षित रखे जाते हैं उनके धार्मिक विश्वास के कारण। ये हमारे सैक्रेड ग्रुप्स हो गए। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, तो पवित्र जंगल हो गए जिन्हें लोग सुरक्षित रख रहे हैं क्योंकि इनसे उनका धार्मिक विश्वास जुड़ा हुआ है। ये अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, यही बिश्नोई कम्युनिटी जो है उनके सेक्रेट फॉरेस्ट है। इसके अलावा वेस्टर्न घाट के कुछ क्षेत्र हैं जिसे कि पवित्र मानते हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र के लोग। इसके अलावा सरगुजा, बस्तर वगैरह का जो इलाका है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का, वहां पे रहने वाली जो जनजातियां हैं या फिर जो लोग हैं वो भी अपने जंगल को बहुत पवित्र मानते हैं एंड उनकी सुरक्षा करते हैं। तो ये कम्युनिटी के द्वारा होता है। कम्युनिटी मीन्स वहां पे रहने वाले लोगों के द्वारा होता है, सरकार के द्वारा नहीं होता। इसके अलावा एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, मीन्स कोई प्रजाति है अगर वो धीरे धीरे खत्म हो रही है तो उसे उसकी जगह से उठा के किसी दूसरी जगह पे जब हम कंजर्व करने की कोशिश करते हैं तो उसे हम एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। जैसे सबसे पहला आपका जेनेटिक रिसोर्स सेंटर आ गया। जेनेटिक रिसोर्स सेंटर मीन्स जितने भी जीन्स होते हैं अलग अलग प्लांट्स के, अलग अलग जानवरों के, उनको एक जगह संभाल के रखते हैं उनके जीन्स के फॉर्म में, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए तो उन जीन्स के थ्रू हम फिर से उस स्पीसीज को फिर से बना सकें। तो अभी ये जेनेटिक रिसोर्स सेंटर उतने ज्यादा डेवलप नहीं है, अभी जस्ट यहाँ पे जीन्स को संभाल के रखा जाता है, जैसे उनके स्पर्म्स को, उनके एग्स को संभाल के रखते हैं जेनेटिक रिसोर्स सेंटर में। जूलॉजिकल पार्क्स में आपके जू आ गए जहाँ पे कि जानवरों को रखते हैं। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स में आपकी बड़े बड़े पार्क्स हो गए जिनके अंदर बाहर से लाकर जानवरों को छोड़ा जाता है, तो ये हमारे सफारी पार्क हो गए। इसके अलावा बोटैनिकल गार्डन होते हैं, बहुत एक बड़ा एरिया होगा, वहां पे अलग अलग प्रजाति के पेड़ों को इंसान के द्वारा उगाया गया होगा, तो ये होते हैं बोटैनिकल गार्डन। सर एक बार और बताइए, मतलब क्योंकि डिफरेंस नहीं समझ आ रहा, जूलॉजिकल पार्क, वाइल्ड लाइफ सफारी, यहाँ से बता दीजिए एक बार। जो जूलॉजिकल पार्क है वो बहुत छोटा रीजन होगा। जैसे आप किसी जू में अगर आप गए होंगे तो वहां पे कभी किसी स्पीसीज को पिंजरे में रखा जाता है या फिर बहुत छोटी छोटी जगहों पर जानवरों को रखा जाता है, तो ये जूलॉजिकल पार्क हो गया। वाइल्ड लाइफ सफारी में भी जानवरों को रखा जाता है कहीं बाहर से ला करके, लेकिन वाइल्ड लाइफ सफारी थोड़ी बड़ी होती है एज कम्पेयर टू जू। मीन्स हमें ऐसा लगेगा कि जानवर यहाँ पे नेचुरली रह रहे हैं, ये पूरा जंगल है, जानवर यहाँ पे नेचुरली रह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, वहां पे जानवरों को बाहर से ला करके वहां पे छोड़ा जाता है। ये हमारे वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क हो गए। बोटेनिकल गार्डन्स, बड़े बड़े खेत आप इन्हें समझ सकते हो जहाँ पे अलग अलग प्रजातियों के पेड़ों को उगाया जाता है। तो ये सारे के सारे एक्स सीटू कंजर्वेशन हो गए। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जानवरों का या फिर पेड़ों का जो प्राकृतिक आवास है, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, वहां पे से उन्हें
उठा के किसी दूसरी जगह उनका कंजर्वेशन किया जा रहा है, उनकी सुरक्षा की जा रही है। सर नेक्स्ट ये है, जूलॉजिकल जो तो समझ में आ गया, जू वाला। वाइल्ड लाइफ में भी सारे एनिमल्स ही रहते होंगे ना? हाँ जी, वाइल्ड लाइफ में, वाइल्ड लाइफ सफारी आपका जू ही है, थोड़ा बड़ा जू आप समझ सकते हो। जू में जानवरों को पिंजरे में रखा जाता है, तो वाइल्ड लाइफ सफारी में एक छोटे से इंसान के द्वारा निर्मित जंगल में रखा जाता है। तो जू भी काफी बड़ा होता है, और मतलब जो पिंजरे में तो नहीं रखा जाता, लेकिन काफी बड़ा स्पेस होता है। मैंने मतलब ये पुणे का जो है जू बहुत ही बड़ा है, वहां पे मोस्टली जानवर हैं, वहां पर बहुत ही बड़ा है वो। और हाँ जी, तो जो जो आपका जू का स्पेस है ना, उससे बहुत बड़ा स्पेस हमारा वाइल्ड लाइफ सफारी का होता है। अब जैसे जू में एक फॉरेस्ट का इन्वायरमेंट नहीं होता, फॉरेस्ट वाला वातावरण एक जू में नहीं होता, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सफारी है वहां पे पूरा फॉरेस्ट का वातावरण जानवरों को दिया जाता है। तो जैसे ये आपने बोला ना जिम कॉर्बेट पार्क वगैरह, इसमें हम लोग जाते हैं ना वाइल्ड लाइफ सफारी के लिए, आई थिंक ऐसी जगहों पे हाँ जी, सफारी करते हैं ना। हाँ जी, वो आपका वहां पे आप सफारी के लिए जा रहे हो, लेकिन वो वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क एक्चुअल में नहीं है, वो नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स कुछ ह्यूमंस के थ्रू कुछ छोटे छोटे पार्क्स बनाए जाते हैं। छोटे छोटे पार्क्स में जैसे तो बड़े होते हैं, लेकिन नेशनल पार्क की तुलना में कुछ छोटे छोटे पार्क्स बनाए जाते हैं। और ये नेक्स्ट, बोटानिकल वाला जो बताया था, उसमें से पेड़ पौधे ही मतलब उगाने का है उसमें? हाँ, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ उगाते हैं। आपको हर, जैसे जू जानवरों के लिए होता है, वैसे ही बोटेनिकल गार्डन्स पेड़ों के लिए होता है। बहुत सारे पेड़ मिलेंगे वैसे आपको। देहरादून का बोटेनिकल गार्डन बहुत फेमस है, वाटरा ऐसे करके कुछ बोटेनिकल गार्डन है। तो वहाँ पे आपको दुनिया के सारे पेड़ मिलेंगे, जो भी थोड़ा फेमस पेड़ है वो आपको सारे वहाँ पे मिलेंगे। बाहर से ला करके उन्हें आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट देके वहाँ पे उगाया जाता है। जीन बैंक बिल्कुल आपके जेनेटिक रिसोर्स सेंटर की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट है क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन एक टेक्निक है, जिस टेक्निक की हेल्प से हम स्पर्म्स को एंड एग्स को, किसी भी अगर स्पीसीज है उसकी, उसके स्पर्म्स को एंड उसके एग्स को हम लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं। तो जो लिक्विड नाइट्रोजन है उसका जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा कम होता है, -170 के आसपास लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है। एंड वो जो लिक्विड नाइट्रोजन है वो किसी भी बायोलॉजिकल अगर कुछ भी सब्सटेंस है उसको खराब नहीं होने देती। तो स्पर्म्स एंड आपके ये जो एग्स हैं, इनको जब लिक्विड नाइट्रोजन में सेव करके रखा जाता है बहुत लंबे टाइम के लिए, उसे हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। क्रायो आपका ये साइंटिफिक टर्म है लिक्विड नाइट्रोजन के लिए। सर टेम्परेचर क्या बोला आपने? -170। अब इससे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग लगभग इतना ही हमारा लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर होता है। हॉट स्पॉट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कि बहुत ज्यादा स्पीसीज रिचनेस है, बहुत ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। और एंडेमिज्म का मतलब होता है अगर कोई प्रजाति बस किसी खास जगह पर ही पाई जाती है तो उसे हम एंडेमिज्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपका बंगाल टाइगर है, वो बस आपके सुंदरबन के एरिया में ही पाया जाता है, वो आपके रेगिस्तान में नहीं होगा, वो आपके उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा। तो जब कोई स्पीसीज बस एक ही जगह पाई जाती है पूरी दुनिया में, उसे हम एंडेमिज्म कहते हैं। तो अगर किसी एरिया में बहुत ज्यादा प्रजातियां पाई जा रही हैं और वहां पे बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जो बस वहीं पे पाई जा रही हैं एंड उनको खतरा भी है, तो उस पूरे एरिया को हम हॉट स्पॉट डिक्लेयर कर देते हैं। तो हॉट स्पॉट डिक्लेयर करने के लिए दो कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन है हाई स्पीसीज रिचनेस, वहां पे बहुत सारी प्रजातियां पाई जानी चाहिए। दूसरा है हाई डिग्री एंडेमिज्म, जितनी भी प्रजातियां वहां पे पाई जा रही हैं वो बस वहीं पे पाई जानी चाहिए।
तो ये दो कंडीशन है आपके हॉटस्पॉट को डिक्लेयर होने के लिए। इसके अलावा अभी वर्ल्ड में सर कंडीशंस और क्या क्या हैं? और सर ये कि मतलब हम लोग तो सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए देख रहे हैं ना कि वो वहाँ पे मतलब सिर्फ वहाँ पे पाई जा रही है, और जो अदर स्पीसीज के लिए आप कह रहे हैं वो स्पीशीज तो हो सकता है कहीं और भी पाई जा रही हो, तो फिर हाँ, उनमें कैसे? आपके जो हॉटस्पॉट वहाँ पे उन स्पीसीज की संख्या ज्यादा होनी चाहिए जो बस वहीं पे पाई जा रही है। जैसे सुंदरबन में ना सिर्फ बंगाल टाइगर वहाँ की एंडेमिक स्पीसीज है, और भी बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं जो, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो बस सुंदरबन में पाए जाते हैं। तो एक तो वहां पे विभिन्न प्रजातियां होनी चाहिए, हाई स्पीसीज रिचनेस। दूसरा, वो जो प्रजातियां हैं वो बस वहीं पे पाई जानी चाहिए, तो इसे हम कहते हैं हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। तो जब ये दो कंडीशन होती है तो इसे हम हॉटस्पॉट घोषित कर देते हैं। अभी हमारे पास पूरी दुनिया में बस 34 हॉटस्पॉट हैं। ये कोई नेशनल प्रोग्राम नहीं है, ये यूएन के द्वारा होता है, यूनाइटेड नेशन ही घोषित करता है किसी एरिया को हॉटस्पॉट। तो अभी इंडिया में हमारे पास 4 हॉटस्पॉट हैं, इनका नाम आपको याद होना चाहिए। सबसे पहला है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका। ये जो आपका वेस्टर्न घाट है एंड उसके साथ जो श्रीलंका है, वहां पे बहुत सारी स्पीसीज ऐसी पाई जाती हैं जो कि बस यहीं पे होती है, इसीलिए ये हमारा एक हॉटस्पॉट है। दूसरा है इंडो बर्मा एंड हिमालय, एंड तीसरा है सुंदर बंस। एक मिनट, सॉरी, पहला है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, फिर है इंडो बर्मा एंड हिमालय, नेक्स्ट है हमारा सुंदरलैंड। इसके अलावा एक और जगह है जो कि यहाँ पे नहीं लिखी हुई है, कल मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन 4 हॉटस्पॉट इंडिया में हैं, एक यहाँ पे मिस हो गया है, तो इन चारों का ही आपको नाम याद होना चाहिए। एक नाम यहाँ पे मिस हो गया है, तो मैं आपको कल की क्लास में उसे यहाँ पे बता दूंगा। तो दो कंडीशन का ध्यान रखना है, हाई स्पीसीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होनी चाहिए। एंड टोटल 34 हॉटस्पॉट हैं एंड 4 हॉटस्पॉट अभी इंडिया में हैं। सर ये हाई स्पीस को जरा दोबारा बताएंगे? हाई स्पीसीज रिचनेस का मतलब होता है कि वहां पे बहुत सारी प्रजातियां पाई जानी चाहिए, अलग अलग प्रजातियां पाई जानी चाहिए। वहां पे शेर होने चाहिए, वहां पे भालू होना चाहिए, या फिर अलग अलग प्रजाति जानवरों की होनी चाहिए। एंड जो प्रजाति पाई जा रही है वो बस वहीं पे पाई जानी चाहिए, दुनिया में कहीं और नहीं पाई जानी चाहिए। जब ऐसी दो कंडीशन होती हैं तो उसे हम हॉटस्पॉट घोषित कर देते हैं। ओके, चारों नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। इंडो बर्मा अलग से है, इंडो बर्मा एक क्षेत्र हो गया और हिमालय दूसरा क्षेत्र हो गया। तो 4 आपके हो गए, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका पहला हो गया, इंडो बर्मा दूसरा हो गया। इंडो बर्मा बेसिकली ये समुद्र का एरिया होता है, भारत और म्यांमार के बीच में समुद्र का कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में प्रजातियां मछलियों की या फिर दूसरे समुद्री जीवों की पाई जाती हैं, और बस वहीं पे वो पाई जाती हैं। तो दूसरा क्षेत्र हमारा इंडो बर्मा हो गया, तीसरा क्षेत्र हमारा हिमालय हो गया, हिमालय में भी बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। एंड चौथा क्षेत्र हमारा सुंदरबन हो गया, सुंदरलैंड्स इसे हम कहते हैं। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि इन चारों में से किसे सबसे लेटेस्ट हॉटस्पॉट घोषित किया गया, तो वो है हमारा सुंदरबन। सुंदरबन को अभी हाल ही में हॉटस्पॉट घोषित किया गया। सर तो मतलब जो कंडीशन दो बताई थी वो पहले वहां पर नहीं थी और अभी हो गई हैं, इसीलिए? पहले भी वहां पे वो कंडीशन थी, लेकिन ऐसा होता है ना, टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कुछ स्पीसीज के लिए हम और सीरियस हो रहे हैं। जैसे जो शेर थे पहले वो पूरे जानवर पूरे इंडिया में पाए जाते थे, धीरे धीरे वो खत्म हो रहे हैं, अब वो बस सुंदरबन में ही मौजूद हैं।
तो अब उसे हॉटस्पॉट घोषित कर दिया ताकि वो सर एटलीस्ट। ठीक है, अगर मतलब शेर तो हो गया, बट ये तो बहुत मुश्किल है। जैसे आपने बोला कि हाई स्पीशीज इंडिज होना चाहिए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर कि बहुत सारी स्पीशीज एक ही जगह में, मतलब ऐसा हो रहा हो कि वो कहीं और ना हो, एक ही जगह पे हो। मतलब ऐसा हो हो सकता है कि कहीं और एरिया में हो, किसी और एरिया में हो, बट एक ही जगह पे इतनी सारी स्पीशीज एक साथ कैसे मतलब अ, ब्रीड हो सकती मैं एक स्पीसीज यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रजाति की बात कर रहा हूँ। जैसे शेर है, तो शेर तो पूरी दुनिया में है, लेकिन जो हमारा टाइगर है पूरी दुनिया में है, लेकिन बंगाल टाइगर बस यहाँ पे है, हमारे सुंदरबन में है। तो ऐसे ही स्पीसीज तो होती हैं, भालू बहुत सारे होंगे, लेकिन जो हमारा हिमालयन बियर है वो बस हिमालय में होता है। इस तरीके की डाइवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर हुआ? है? ओके ओके सर। हाँ जी, कोई खास प्रजाति, जैसे आपका दो सींग वाला जो गैंडा है वो काजीरंगा में इंडो बर्मा के बीच में होता है। तो गैंडे की बहुत सारी प्रजातियां होंगी, उसमें से एक प्रजाति बस वहां पे पाई जाती होगी। तो अर्थ समिट हमारी रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुई थी, जो कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से संबंधित थी। एंड यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबल यूज करने की बात कही गई थी। बायोडाइवर्सिटी का यूज मींस हम पौधों के ऊपर निर्भर हैं, और फूड के लिए हम बहुत सारे जंगली जानवरों के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, लेकिन अगर हम उनका यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से उनका यूज करें कि उनकी स्पीसीज एकदम खत्म ना हो जाए, सस्टेनेबल तरीके से उनका यूज करना। तो पहली अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो 1992, इसका जो ऑब्जेक्टिव था, इसका जो लक्ष्य था, वो था बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। इसके अलावा दूसरी, पहली हमारी अर्थ समिट थी, दूसरी वर्ल्ड समिट थी जो कि जोहान्सबर्ग अफ्रीका में हुई थी 2002 में। एंड इसका भी जो लक्ष्य था वो यही था कि जो हमारा बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, जो प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, उनकी विलुप्ति को रोका जा सके, उनको कंजर्व किया जा सके। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड आपकी ये जो दो समिट हुई हैं, ये दोनों आपको ध्यान रखनी है। अर्थ समिट 1992 रियो डी जेनेरियो, एंड वर्ल्ड, आपकी वर्ल्ड समिट जोहान्सबर्ग 2002, ये दोनों ही आपकी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड समिट। ओके, तो ये हमारा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज वाला चैप्टर और टॉपिक लगभग लगभग खत्म हो गया है। कल से हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी रिसोर्सेस। आपका कोई क्वेश्चन और है आज के टॉपिक से रिलेटेड? वो सर इसका पीडीएफ मिलेगा क्या हिंदी में? हिंदी में तो नहीं, पर ये मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, अभी हमने जितना भी पढ़ा। सर वो जीन्स बैंक और वो जेनेटिक्स वाला जो था वो हेलो सर वो हाँ सर जी, जीन्स भी मतलब जो हमारे जो हेलो विलुप्त हो गए जानवर उनके रखे हुए हैं, या मतलब अभी से शुरू किया है, मतलब जो जैसे डायनासोर वगैरह हो गया या और भी? जितने विलुप्त हो गए उनके तो नहीं रखे हैं, ये एक नया कंसेप्ट है, अभी भी पूरा डेवलप नहीं हुआ है। तो अभी जितने स्पीसीज हैं उनका रखा जा रहा है कि इन फ्यूचर अगर कोई टेक्नोलॉजी आए जिससे कि हम जीन्स के थ्रू एनिमल्स को पूरा का पूरा बना लें, तो अभी ये स्टार्ट हुआ है कलेक्शन। ओके सर। सर, जो आपने एक हाइड्रोसाइकिल बोली थी उसी को वाटर साइकिल भी उसी को बोलते हैं ना, सेम? हाँ जी, बस वाटर साइकिल में आपका समुद्र भी इंक्लूड हो जाता है, लेकिन जो हाइड्रोलॉजिक साइकिल थी वो बस एक ही जगह पे होती है कि वहां पे, वहां के वातावरण में पानी रहेगा, क्लाउड की फॉर्म में वो जमीन में जाएगा, फिर पेड़ों के थ्रू वो ऊपर जाएगा। पर वाटर साइकिल में पूरी साइकिल मीन्स हम पूरे एक बड़े जियोग्राफिकल रीजन की साइकिल देखते हैं, जिसमें फिर समुद्र भी आ जाता है, नदियां भी आ जाती हैं। और सर एक चीज और बताया था आपने, जहाँ पर खेतों में हम पानी निकलने का रास्ता नहीं बनाते हैं तो वहाँ पानी भर जाता है, तो हाँ इस कंडीशन में सॉइल इरोजन वाला तो अच्छा रहेगा? हाँ, इस कंडीशन में अब पानी जहाँ पे जमा होगा, या तो कहीं पे वाटर लॉजिंग ही होगी, या तो कहीं पे सॉइल इरोजन होगा। ओके ओके यस। एक्सक्यूज मी सर, सर आपने डिफॉरेस्टेशन से पहले क्या पढ़ाया था? आज थोड़ा लेट में ज्वाइन हुई थी, क्या पूछ रही?
डिफॉरेस्टेशन से ही हमने आज क्लास स्टार्ट की थी, उससे पहले हमने जनरल डिस्कशन किया होगा। फिर मैं एक बार प्रेजेंटेशन देख लेता हूँ। मतलब सिर्फ Okay. इकोस एंड टॉयलेट सर। हमने कल पढ़ा था, उसके बाद और अभी डिफॉरेस्टेशन से पहले। हाँ जी, उससे पहले हमने वाटर लॉजिंग एंड सॉइल सैलिनिटी पढ़ी थी बस, और 2 छोटे से टॉपिक। सर वो सर, इन इसका से PDF हिंदी में हाँ जी, हिंदी में PDF मिलेगा, इसमें PDF नहीं भेजे आप। हिंदी में तो नहीं मिलेगा, हिंदी में मेरे पास है नहीं। मैं ये PDF आपको शेयर कर दूंगा, तो आप फिर इसको ट्रांसलेट करके देख सकते हो, या फिर मैं हिंदी की फाइल आपको कोई सेंड करूंगा, उसमें ये सेम हाँ। चीज रहेगी लेकिन इस फॉर्म में नहीं रहेगी। हिंदी में लिखा हुआ रहेगा। हाँ जी, हाँ जी, मैं शेयर सर वो करूंगा। जनजातियों के द्वारा रिजर्व किया जाता है, उस वाले को क्या बोलेंगे नाम? सेक्रेट ग्रुप्स। ओके सर। ठीक है, फिर हम आज की क्लास यहीं सर पे एक वर्ल्ड समिट का जो हानबर्ग का आपने बताया था, उसका डेट क्या था, मतलब सन क्या था उसका? 2002। वर्ल्ड समिट जोहान्सबर्ग 2002, अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो 1992। 10 सालों का गैप क्या है है ये रियो डी जेनेरियो और ये जोहान्सबर्ग की क्या चीज है सर? यहाँ पे नाम है। समिट हुई थी। हाँ, ये शहरों के नाम है आपके, रियो डी जेनेरियो और जोहान्सबर्ग किसके नाम है सर? शहर के नाम। सर सेन का कैपिटल है क्या सर? हाँ जी, आपने इससे पहले PDF भेजी थी क्या? प्रोटोकॉल क्या होता है सर? ये कुछ ये समिट में समिट का मतलब होता है बैठक। जो बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक होती है उसे हम समिट कहते हैं, और उस बैठक को कुछ नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले हमने अभी तक पढ़ा ना, और जैसे अर्थ समिट नाम दिया गया था 2000 जो 1992 में बैठक हुई थी। तो इस तरीके से बैठकों को नाम दे देते हैं। ठीक है, हम सर आज की रियो डी जेनेरियो ब्राजील का एक्स कैपिटल है शायद। हाँ जी, आपके ब्राजील में रियो डी जेनेरियो है, और जोहान्सबर्ग आपका साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका। ओके, फिर आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। सर एक्सक्यूज मी, जो यहाँ पे दिल्ली में मूल गार्डन है वो बोटैनिकल गार्डन ही वो आ रहा है उसमें? ये मुझे पता नहीं है वो बोटेनिकल गार्डन है या फिर जस्ट एक नॉर्मल गार्डन है। नॉर्मल गार्डन ही होगा जहाँ तक मुझे लगता है। उसमें भी सर बहुत बड़े एरिया में सारे फूल, मतलब जो फूलों का ही बोटेनिकल सब। गार्डन है ना, वो एजुकेशनल पर्पस के लिए बेसिकली बनाए जाते हैं, कि इतने सारे पेड़ हैं और उनको स्टडी करने के लिए। जी सर, एक बोटैनिकल गार्डन अलग से भी है, उसको स्पेशली नाम बोटैनिकल गार्डन ही है, हाँ जी, वो होगा शायद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सर। सर थैंक यू।